नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। रायपुर के भनपुरी इलाके में स्थित कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में आज शाम 4 बजे से भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। केमिकल होने की वजह से आग बड़ी तेजी से फैली और इस पर काबू पाने में भी दिक्कत हो रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फोम और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ये पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री विजय और किशोर जदवानी की बताई जा रही है। आग की वजह से केमिकल से भरे हुए ड्रम जलते हुए आकाश में उड़ रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। फायर ब्रिगेड के इंचार्ज टीबी डीगल हमारे साथ यहां पर मौजूद हो। जब पिछले 3 घंटों से ये जो कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए लगातार इनकी टीम संघर्ष कर रही है। किस तरह की दिक्कतें यहां पर आ रही है, कितनी गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? दिक्कत है, हम लोग को पानी और फोम सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कितनी गाड़ी अभी लग चुकी है और किस तरह से आग पर काबू पाया जा सकेगा? अभी हम लोग को पानी और फोम हमको सप्लाई करेंगे तो ये काबू हो जाएगा। कितनी गाड़ी लगेगी इसकी पानी और फोम की? 10 गाड़ी तो लगेगी। चलिए, ये थे टीपी डिग्गल जी और इनका कहना है कि करीब 10 गाड़ी लगेगी और पानी और फोम की सप्लाई अगर मान लो रेगुलर अगर होती रही, तत्काल जल्दी होती रही तो इस आग पर काबू पाया जा सकता है। मगर इनका कहना यह है कि टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है कि जो पैंथर एयरपोर्ट से जो पैंथर फायर ब्रिगेड की मशीन आई है, जिसका प्रेशर है, जो प्रेशर से फोम और पानी को जो जहां आग लगी वहां तक पहुंचा चुकी है, उसके लिए पानी और फोम जो है वो पर्याप्त मात्रा में जल्द नहीं मिल पा रहा। मगर इनका यह कहना है कि वो आग पर जल्द से जल्द काबू पा लेंगे। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर। तो रायपुर के कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए एयरपोर्ट फायर सर्विस का वाहन बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाहन पैंथर पहली बार एयरपोर्ट से बाहर निकला। आपको बता दें कि वाहन पैंथर 250 फीट तक पानी और फोम का छिड़काव करता है, जो विश्व की सबसे उन्नत मशीनों में से एक है, जिसे दमकल रोसेनबर्ग कंपनी ने बनाया है। और मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। भनपुरी स्थित कोलंबिया केमिकल में लगी आग इतनी भीषण हो चुकी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट में जो दमकल वाहन होता है, जो एयरपोर्ट का फायर सर्विस का वाहन है, उसे यहाँ पर बुलाया गया। आप जो गाड़ी देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा उन्नत है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये वाहन है। इसका नाम है पैंथर और रोसेनबर्ग इसकी कंपनी का नाम है, आपको बता दें। और लगभग 10,000 लीटर की इसकी क्षमता रहती है। इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसमें अभी फोम डाला गया, आपको बता दें। इसकी क्षमता लगभग 250 फुट तक है। और आप देखेंगे कि दमकल की 2 गाड़ियां यहाँ पर लगी हैं, जिससे इसे पानी की आपूर्ति की जा रही है। और जैसा अधिकारी बता रहे हैं, अगर पहले इस किस्म की अगर मदद मिल जाती तो ये आग शायद काबू में आ पा सकती थी। और आपको बता दें कि पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ या हम कहेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इस गाड़ी को यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत ही ज्यादा हाईटेक यहाँ पर गाड़ी है। एयरपोर्ट के अधिकारी हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर एयरपोर्ट के यहाँ पर खड़े हैं। जैसे उन्होंने भी जानकारी दी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गाड़ी को यहाँ पर बुलाया गया है। आपको और दिखाते हैं तो पहली बार इस गाड़ी देखिए आपकी सिविलियन क्षेत्र में आई है। इसे आमतौर पर जो है आधिकारिक तौर पर कभी से निकलने की अनुमति नहीं होती, लेकिन चूंकि खतरा इतना ज्यादा है, क्योंकि आग केमिकल से लगी आग है, सामान्य गाड़ी जो है इसे आग जो है वो नहीं बुझा पाती है। इसीलिए जो है यहाँ पर इस गाड़ी को बुलाया गया है। आपको और डिटेल में दिखा रहे हैं हम। देखिए कि 2 दमकल से जो है इसे वाटर सप्लाई किया जा रहा है, लगातार फोम इसे सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन चूंकि खपत इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं, ये गाड़ी पहुंची है, इसने अभी फायर किया था, लगभग 100 फुट से ज्यादा दूरी पर है, वहां तक इसका फोम और पानी पहुंच रहा है। तो अब देखते हैं कि गाड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। दमकल वाहन ने कब तक राहत मिलेगी, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आग काबू में आए। लेकिन बता दें कि दमकल और पुलिस के जवान और एयरपोर्ट के भी जवान यहाँ पर पहुंचे हैं फायर सर्विस से। तो उम्मीद है जल्द इस आग पे काबू पा लिया जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा कि करोड़ों के नुकसान के बाद भी अभी आग कब तक थकती है। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर। पूर्व CM रमन सिंह को नोटिस जारी किए गए। सिविल लाइन थाने ने ये नोटिस भेजा है। 24 मई को दोपहर 12:30 बजे घर पर मौजूद रहने को कहा है। घर जाकर सिविल लाइन
पुलिस इस मामले में पूछताछ करेगी। रमन सिंह और संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है। टूल किट मुद्दे पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फुल लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, जमानती और गैर जमानती धाराएं लगी हैं, ऐसे में अगर जो नोटिस जारी हुआ है, पहली बात तो है कि उस नोटिस में क्या है और क्या कुछ पूछताछ कर सकती है पुलिस? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ जो एक सिविल लाइन थाना में एक अपराध दर्ज हुआ था, अपराध क्रमांक 215/21, ये टूल किट मामले में जो उसमें षड्यंत्र पूर्वक जो उसमें दस्तावेजों से हेरफेर करके जो एक ट्विटर हैंडल पे उन्होंने पोस्ट किया था, उसके बाद एनएसयूआई की एक आवेदन दिया गया था आकाश शर्मा के द्वारा। उसमें उसके बाद जो है पुलिस ने इसमें जब जांच किया तो उसमें अपराध पाया गया और उसके बाद जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, इनके खिलाफ जो है अपराध दर्ज किया गया, जिसमें 504, 505(1)B, 505(1)C और 469 और 188 जो आईपीसी की धारा है उसमें ये अपराध दर्ज किया गया। उसके बाद जो है पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 41A के तहत जो है ये नोटिस जारी किया गया। इसमें जो कहा गया है कि 24/5 को जो 24 मई को 12:30 बजे अपने घर में वहां उपस्थित रहे, क्योंकि जो पूछताछ की जो टीम है वो वहां पहुंचेगी और उसके अलावा उनसे कई सवाल करेगी। उसमें इसके अलावा जो पुलिस ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कई निर्देशों का पालन करने के भी उसमें निर्देश दिया गया है और ये कहा गया है कि 24 मई को एक टीम जो 12:30 बजे जो पहुंचेगी उसमें सवाल किए, जैसे कि उसमें उन्हें कहा गया कि क्या ट्विटर अकाउंट आप इनका है, आपके ट्विटर अकाउंट का एक्सेस आपके समक्ष हुआ है या एआईसीसी रिसर्च प्रोजेक्ट में जो नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी वाला जो नामक दस्तावेज जो है वो कहां से प्राप्त हुआ, इस तरीके की जो पूछताछ है वो इनसे की जाएगी। और उसके अलावा जो आगे जब ये इनके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ दस्तावेज उनको जब्त करना है पुलिस को, क्योंकि इसमें दो जो है वो गैर जमानती धाराएं हैं, तो उसमें यह है कि उसमें जमानत उनको लेनी पड़ेगी या आके पुलिस के सामने समक्ष उनको आना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से ये एफआईआर हुई है उसके बाद राजनीति भी गरमाई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में वो कितना सहयोग करते हैं और पूछताछ में क्या तथ्य आते हैं, उसी हिसाब से पुलिस जो है आगे कार्रवाई करेगी। चलिए तहसीन, इस जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टूल किट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह पर एफआईआर के खिलाफ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी धरना दिया और इसी मुद्दे को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता कल प्रदेश भर में गिरफ्तारी भी देंगे, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि रमन सिंह नान घोटाले में गिरफ्तारी देंगे या पनामा लीक मामले में। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों पर धरना देकर टूल किट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का विरोध जताया। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और संजय श्रीवास्तव धरने पर बैठे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने बिल्हा स्थित घर के सामने, तो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग में और सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा में अपने घर के सामने धरना दिया। तो वो इस प्रकार की कार्रवाई करता है। छोटी मानसिकता के साथ जब इस प्रकार के काम होते हैं तो उनको लगता है कि एफआईआर कर देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और गिरफ्तारी का भय दिखाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसकी चिंता नहीं करता। पूरे छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने शिकायत की है, हम तो खुली चुनौती देते हैं उनको। ये बदलापुर की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी को एफआईआर करके अब चमकाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जो छवि है उसको धूमिल करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसका डट के विरोध करेगी। जो एफआईआर डॉक्टर रमन के विरोध में, संबित पात्रा जी के विरोध में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के विरोध में, स्मृति जी के और माननीय बीएल संतोष जी के विरोध में जो ये कराए हैं, ये बिल्कुल इसे जनता माफ नहीं करेगी। ये साजिश से पर्दा उठ चुका है, जनता जान चुकी है, हम इसका विरोध। टूल किट के मुद्दे पर कल बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 की संख्या में हर थाने में पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि रमन सिंह नान घोटाले में गिरफ्तारी देंगे या पनामा लीक मामले में। क्या नान घोटाले में गिरफ्तारी देंगे, पनामा लीक कांड में गिरफ्तारी देंगे?
कि खदान में गिरफ्तारी देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी गिरफ्तारी जैसी कोई बात हुई नहीं है। टूल किट के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस जहां बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है, तो भाजपा रमन सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ मुखर हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि सियासी घमासान आखिर कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार के किसानों की नीति की सराहना करते हुए संदेश भेजा। ये राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किश्त के रूप में जारी की गई है और इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5,597 करोड़ रुपए 4 किश्तों में दिए जाएंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72,000 ग्रामीणों पशुपालकों को 15 मार्च से लेकर 15 मई के बीच बेचे गए गोबर के लिए 7 करोड़ 17 लाख रुपए का भी ट्रांसफर किया गया। सीएम ने इस मौके पर रायपुर के राजीव गांधी चौक स्थित प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में प्रभारी PL पुनिया सहित सभी जिलों से विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल रूप से जुड़े। छत्तीसगढ़ सरकार आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के इनपुट सब्सिडी की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए अपने किसान भाइयों के खातों में अंतरित करने जा रही है। धान, गन्ना और मक्का का देय राशि है 5,597 करोड़ रुपया। उसकी पहली किस्त 1500 करोड़ रुपया लगभग 22 लाख किसानों के खातों में आज हस्तांतरित किया गया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला, चुनाव जीतने के लिए मुद्दा बनाया। ये थोड़ी कहा था 4 किस्त में दूंगा, 5 किस्त में दूंगा। ये थोड़ी कहा था कि 600 करोड़ की कटौती कर दूंगा। आज किसान इस बात का प्रश्न चाह रहा है कि भैया 1 किस्त में दो, 1.5 साल तक इंतजार क्यों कराते हो और आखिरी में पैसा काट देते हो। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाई जा रही है और कुल मिलाकर के 118 रुपए बढ़े हैं। यदि इसको मान ले तो 2500 के बदले 2618 रुपए हो रही है, जो किसानों को राशि मिलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार 2500 रुपए भी अभी किसानों के खाता में नहीं पहुंचा पाई है। ये किसानों के साथ में धोखा है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आज राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कई जान चली गई, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। ऐसे में हम राज्य के उन 13 मंत्रियों में वॉरियर्स को खोज रहे हैं जिन्होंने पिछले कोरोना काल में नियंत्रण पाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एम्स की सौगात दी थी, जिस वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। ऑनलाइन शराब बिक्री पर भी सरोज पांडे ने राज्य सरकार को घेरा और फिर से याद दिलाया कि उन्होंने शराबबंदी पर गंगा जल की सौगंध ली थी। दवा और राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। सरोज ने प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि अधिकारियों पर किसी मंत्री की पकड़ नहीं है। मिथ्या आरोप लगाना ये इनकी हमेशा से परंपरा रही है। वैक्सीनेशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में ये वातावरण बनाया कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं उससे परेशानी होगी, और आज ये अविश्वास का वातावरण इस प्रकार से फैला है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लोग गांव में विशेष तौर पर वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के पखवाड़े भर के आंकड़ों पर गौर करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 462 कोरोना के मरीज सूरजपुर में मिले। इसी तरह 452 सरगुजा में, 356 कोरिया में, 290 जांजगीर में, 256 बलौदाबाजार में, 283 कोरबा में और 276 बलरामपुर में कोरोना के मरीज मिले। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण इलाकों में ना तो कोरोना टेस्ट हो पा रहा है और ना ही वैक्सीन लग रही। आरोप लगाया कि कोरोना को लेकर सरकार की सारी तैयारियां गांव में फेल है। भाजपा नेताओं ने कोरोना से संक्रमण और मौतों के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के गांवों की स्थिति को देखते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सांसद, विधायकों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को पार्टी के सेवा से ही संगठन अभियान को ग्रामीण इलाकों में तेज करने का निर्देश दिया है।
शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी टीम वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का काम, सूखा राशन देने का काम, पका हुआ भोजन देने का काम, उनको वैक्सीनेशन के लिए गरीब लोगों को मदद करने का काम, ये पूरा प्रदेश भर में सेवायु संगठन का व्यापकता के साथ पूरा अभियान हम चला रहे हैं। ये सरकार की लापरवाही है कि कलेक्टर को अगर जानकारी नहीं है कि कितने गांव कोरोना मुक्त है, कितने गांव में कोरोना हुआ है, इसका मतलब गांव के लोगों के जीवन को बचाने के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर से 18 साल से भी ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण को केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने वेंटिलेटर और आईसीयू की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 से भी ज्यादा वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके। तो टीकाकरण की वेस्टेज की भी जो स्थिति है उसकी भी जानकारी हम लोगों ने दी। साथ में जो आवश्यकताएं हैं, ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयों की आवश्यकता है, हमको 500 मिली हैं, जब कम से कम 10,000 हमको वायल्स चाहिए, उसकी जानकारी दी। तो लॉ डिपार्टमेंट में फाइल चली गई है, जैसे ही उनकी राय आती है तो यहाँ भी घोषणा हो जाएगी। दिक्कत हमारी आईसीयू की है, तो आईसीयू के लिए 12 से 15,000 आईसीयू बिस्तरों को बनाने की योजना हम लोग बना के आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी आवश्यकता पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में भी लगातार ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं और आज एक संदिग्ध समेत 2 मरीजों की मौत भी हो गई। इसे महामारी घोषित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह मांगी है और साथ ही इसके इलाज के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं। रायपुर एम्स के अलावा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब इसका इलाज मुफ्त होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ब्लैक फंगस की दवाओं की मांग करते हुए कहा कि हमारी जरूरत के करीब 10% दवा ही उपलब्ध है। कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे देश में ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दुर्ग जिले में ब्लैक फंगस से तीसरी मौत हुई है। भिलाई के नेहरू नगर की 55 साल की महिला की रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अंबिकापुर में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज की मौत हुई है। शुरुआती लक्षण देखकर बायोप्सी जांच के लिए भेजी गई थी। इधर बिलासपुर में ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें सिम्स और अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के सिम्स में ही ब्लैक फंगस के अब तक 10 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। लक्षण दिखते ही इलाज के लिए सिम्स के 7 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। रायपुर के एम्स में ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। सूरजपुर से एक ब्लैक फंगस का संदिग्ध आया था, चूँकि उसको पहले से ही पॉजिटिव था, कोविड पॉजिटिव था। आई वालों ने देखा उनका लेफ्ट आई में सूजन था। संदिग्ध हम लोग व्यक्त कर रहे थे, हो सकता है क्योंकि वो डायबिटीज़ भी था और फिर बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, तो ऑलरेडी कई कोमॉर्बिडिटी था। ब्लैक फंगस है वो तो एक इन्फेक्टेड है, नेजल के द्वारा, साइनस के द्वारा होता है। जब आपको कोई तकलीफ हो नेजल में या साइनस में, आँख में, तो तुरंत आप, अभी 4 मरीज हैं, 2 एक हमारे हैं, बाकी बाहर जगह के जिले के हैं, उनका इलाज चल रहा है। वहाँ से एम्फोटेरिसिन भी जो इंजेक्शन लगते हैं उनको मंगा ली गई है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी इसे महामारी घोषित करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह मांगी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर नियम बनाए गए हैं। रायपुर एम्स के अलावा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में अब इसका इलाज मुफ्त होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ब्लैक फंगस की दवाओं की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारी जरूरत के करीब 10% दवा ही उपलब्ध है। ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयों की आवश्यकता है, हमको 500 मिली हैं, जब कम से कम 10,000 हमको वायल्स चाहिए, उसकी जानकारी दी। वेंटिलेटर्स 285 करीब हम लोगों ने अपनी ओर से मांग किए हैं, तो लॉ डिपार्टमेंट में फाइल चली गई है। जैसे ही उनकी राय आती है तो यहाँ भी घोषणा हो जाएगी। कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीतने वालों से IBC 24 की अपील है कि अगर आपको ब्लैक फंगस के कोई भी लक्षण हैं तो तत्काल नजदीकी अस्पताल में अपनी जांच कराएं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
छत्तीसगढ़ की खबरों के बीच एक खबर मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात अब सुधरने लगे हैं और एक तरफ जहां तेजी से नए मरीज घटे हैं, वहीं पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। ये सब हुआ है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कुशल कोरोना कंट्रोल प्रबंधन से। कोरोना के खिलाफ जंग में शिवराज सरकार के मॉडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। वहीं कोरोना काल में सीएम शिवराज सिंह के कई फैसले भी देश के सामने मिसाल बने। मास्क लगाओ, उसको दे दो भैया को मास्क लेंगे उनके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं। कोरोना के खिलाफ उनकी जंग देश में एक मॉडल बन गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सामुदायिक सहभागिता मॉडल की तारीफ की। प्रधानमंत्री को हर मोहल्ला, वार्ड, गांव, कस्बे, शहर और जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाने का फॉर्मूला बेहद पसंद आया। इसे उन्होंने दूसरे राज्यों को अपनाने की सलाह भी दी। कोरोना काल में सीएम शिवराज सिंह के कई फैसले मिसाल बने हैं। मसलन कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाना, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन और राशन देना, कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति और विशेष अनुग्रह राशि देना, पत्रकारों को उनके परिवार के लिए मुफ्त में कोरोना का इलाज कराना, गरीबों को 3 महीने का एक मुश्त राशन देना, कोई राशन नहीं ले पा रहा तो घर तक पहुंचाना, आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में फ्री में इलाज करवाना। ऐसे बेटा बेटी जिनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहा, उनको जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते 5,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। उनकी निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने न केवल कोरोना की रोकथाम पर काम किया, बल्कि इलाज के पर्याप्त इंतजाम भी किए और हर जरूरी सुविधाएं जुटाई। जैसे अब तक 1.5 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे जा चुके हैं। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं। ऑक्सीजन के टैंकर्स को एम्बुलेंस का दर्जा दिया। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को दवाइयों की किट दी गई। स्पॉट टेस्टिंग और ड्राइव इन टेस्टिंग जैसे नवाचार किए। ब्लैक फंगस के लिए जबलपुर, इंदौर में स्पेशल यूनिट बनाने के निर्देश दिए गए। जब संक्रमण नियंत्रित है, अस्पतालों में बिस्तर की जगह, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, इंजेक्शन जैसी व्यवस्थाएं हम करते जा रहे हैं, दवाइयों का इंतजाम हुआ है। शिवराज सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी वेव से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट और जानकारी के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।